क्लास 10th में आज लेसन 14 के बारे में हम पढ़ेंगे। लेसन 14 में है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम कई प्रकार से हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शारीरिक कार्य करने के लिए हमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से मिलती है। भोजन पकाने के लिए ईंधन रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए भी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वाहनों को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं जिसका उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। अब प्रश्न ये है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत हम किसे कह सकते हैं, या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, या ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो सरलता से प्राप्त हो सके, भंडारण एवं परिवहन आसान हो, वह किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाता हो, और जिसके जलने के पश्चात राख या कोयला शेष न बचे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी होना चाहिए। ऊर्जा के स्रोतों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं। एक तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो हम लंबे समय से हमारे पूर्वज हैं जो इसका इस्तेमाल करते आए हैं, वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दो तरह के ऊर्जा स्रोत हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास और पवन ऊर्जा। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आती है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत लकड़ी ही था, क्योंकि लकड़ी पर ही भोजन पकाया जाता था, लकड़ी को जला के। परंतु जैसे ही कोयले का ऊर्जा के रूप में उपयोग शुरू हुआ तो देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और संपूर्ण विश्व में ऊर्जा की मांग में आश्चर्यजनक दर से वृद्धि भी हुई है। इस ऊर्जा की अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन तथा पेट्रोलियम से ही की जाती थी। ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं, और अब केवल इसके सीमित भंडार ही शेष हैं। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों में आते हैं, यानी कि इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें हम फिर से बना नहीं सकते, और ये समाप्त हो गए तो हमें वापस मिलना भी नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन। करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेष ही आज हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों से बने होते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जहां तापमान एवं दाब बहुत उच्च होता है, उसके कारण दबे हुए जंतु और जो वनस्पति हैं उनका ऑक्सीकरण और अपघटन नहीं हो पाता है, और ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, और हमें आज ये कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हानियां। जीवाश्म ईंधन के रूप में हम कोयला, डीजल और पेट्रोल इन सभी का उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं इनसे? कि इनका उपयोग करने से धुआं मुक्त होता है वातावरण में, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। और दूसरा ये कि जो पेट्रोल, डीजल और कोयला के दहन से मुक्त होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो काफी अम्लीय हो जाते हैं, और उसके कारण इसमें अम्लीय वर्षा होती है, और ये पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करती है अम्लीय वर्षा, और मृदा को भी प्रदूषित करती है। दूसरा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तापीय विद्युत संयंत्र। जैसे कि आज हम जो विद्युत हमारे घरों में उपयोग कर रहे हैं वो किस तरीके से बनती है? तो हम आज के समय में जिन विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वह हमें तापीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त हो रही है।
तापीय विद्युत संयंत्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है और जीवाश्म ईंधन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले और तेल क्षेत्र के निकट में ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और कोयले का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना कठिन होता है, परंतु उससे अगर विद्युत उत्पादन हो जाए तो उस विद्युत का संचरण आसान हो जाता है। दूसरा जो ऊर्जा की हमारी पूर्ति हो रही है वो है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का एक और परंपरागत स्रोत है बहते जल की गतिज ऊर्जा। जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन ही जल विद्युत कहलाता है। इसके लिए जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है और जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के 1/4 भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा ही होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे-ऊंचे बांध बनाए जाते हैं और ये बांध इन बांधों से पानी नीचे लगे टरबाइनों पर गिरता है और टरबाइन पर गिरने के कारण टरबाइन घूमने लगता है और उससे विद्युत का उत्पादन होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में एक होता है बायोमास, यानी कि शुरुआती समय में जब भोजन मनुष्य पकाकर खाने लगा तब उसने लकड़ी का ही उपयोग किया था और आज के समय में लकड़ी के अलावा हम पशुधन जैसे कि गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं जिनको कंडा भी कहा जाता है उससे भी जला करके उस पर खाना पकाया जाता है। तो चूंकि गोबर और वनस्पति यानी कि गोबर और लकड़ी दोनों ही चीजें पादप और जंतु उत्पाद हैं, तो जितने भी जंतु उत्पाद का उपयोग हम ऊर्जा स्रोतों के रूप में करते हैं तो उन्हें ही हम बायोमास या जैव मात्रा भी कहते हैं। और उसी गोबर और उसी फसलों के जो अवशेष निकलते हैं, फसल कटने के पश्चात जो अवशेष बचते हैं वो सब्जियों के छिलके और ये सब चीजों को इस्तेमाल करके गोबर गैस भी प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए गोबर गैस संयंत्र की आवश्यकता होती है। गोबर गैस संयंत्र से गोबर गैस प्राप्त करके उसका उपयोग भी भोजन पकाने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। अब हमारा प्रश्न है जैव गैस, बायोगैस या गोबर गैस किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है, इसका वर्णन हमें करना है। फसल के कटने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, गोबर गैस, ये सभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनती है। इसे ही जैव गैस या गोबर गैस कहते हैं। इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इस गैस में 75% मेथेन गैस होती है और यह बिना धुआं छोड़े ही जलता है। जलने के पश्चात इसमें किसी प्रकार का राख या कोयला नहीं बचता है और यह वायु को भी प्रदूषित नहीं करता है। इसकी जो तापन क्षमता होती है वो भी काफी उच्च होती है। ये गोबर गैस प्लांट का डायग्राम है, इसे हमें बनाना सीखना है। गोबर गैस प्लांट का डायग्राम, भूमि के अंदर ये एक कुएंनुमा आकृति बनाई जाती है और इसमें एक निकासी, एक तो ये एंट्रेंस पॉइंट होता है जहां से गोबर को और जो भी हमारे अपशिष्ट हैं जैसे कि फसल का कचरा और फसल कटने के पश्चात जो अपशिष्ट बचा है वो गोबर और इसके अलावा सब्जी भाजी का जो छिलका है वो यहाँ से अंदर डाला जाता है, तो ये फिसल कर इस टैंक के अंदर आ जाता है। अब ये टैंक पूरा यहाँ से पैक है, इसमें कहीं भी बाहर से कोई हवा अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, जिसके कारण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही उसका जो भी हमने मटेरियल इसमें डाला है, जैव मात्रा डाली है, उसका अपघटन होता है। और यहाँ पर ये पाइप है जिसके माध्यम से जो गैस बनी है मीथेन गैस उसे बाहर निकालने का कार्य इस पाइप के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब बार बार रोजाना इसमें गोबर और ये सब चीजें डाली जाती हैं तो उसके कारण इसका लेवल बढ़ जाता है, तो इसे समय समय पर खाली करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक निकासी पॉइंट भी बनाया जाता है। ये एक चैम्बर है जिसमें अंदर गेट होता है, यहाँ जाकर और इस स्लरी को और इस
जो भी इसके अंदर कंपोस्ट बनी है उसे बाहर निकाल लिया जाता है और यह बहुत ही अच्छी जैविक खाद के रूप में काम आती है, जिसे खेतों में छिड़का जाता है। इससे फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है और बिना रासायनिक खाद के अच्छी फसलों का उत्पादन इस खाद के द्वारा होता है। तो इस टैंक का डायग्राम हमें बनाना सीखना है। तो हमारा प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस गैस का उपयोग कुकिंग के रूप में भी कर सकते हैं और लाइटिंग के रूप में भी कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ये पवन ऊर्जा भी आती है, क्योंकि हमने आजकल देखा है कि जगह जगह पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं, जिससे विद्युत का उत्पादन, बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो वायु के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना ही पवन ऊर्जा कहलाता है। घूमती हुई पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां पवन चक्की को स्थापित किया जाता है। हवा की गति से पवन चक्की की पंखुड़ियां घूमने लगती हैं और इससे पवन चक्की के जो विद्युत जनित्र में लगे टरबाइन होते हैं वो घूमने लगते हैं और विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन एक पवन चक्की से इतनी ऊर्जा नहीं निकल पाती कि उसकी पूर्ति हो सके। इसके लिए हमें ज्यादा मात्रा में जब ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए पवन ऊर्जा फार्म लगाना होता है, यानी ऐसी जगह का चयन करके जहां बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर बहुत सारी पवन चक्कियों को स्थापित करके उन सारी पवन चक्कियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जो भी एनर्जी बनती है वो व्यापारिक उत्पादन के लिए भी, व्यापारिक कार्य के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहला आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग दैनिक जीवन में ऊर्जा के रूप में करना। तो इसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले सोलर कुकर के द्वारा भोजन पकाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और सौर सेल के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से भोजन का पकना, यानी प्रश्न बनता है कि सोलर कुकर कैसे कार्य करता है? तो काले और खुरदुरे पदार्थ ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं और ये सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इनका ताप और दाब उच्च हो जाता है। सौर कुकर के अंदर की ओर से काले रंग के होते हैं। जितने भी सौर कुकर होते हैं उन्हें अंदर से काले रंग का बनाया जाता है, क्योंकि जो काला रंग होता है वो सूर्य की धूप को अवशोषित करता है और उसके बाद में उसमें कुछ दर्पण लगाए जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की धूप को इस तरीके से फोकस किया जाता है कि वो परावर्तित होकर कुकर के अंदर ही जाए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कुकर के अंदर ही जाए, जिससे उसके अंदर का तापमान बहुत उच्च हो जाता है और उसके अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ रखे होते हैं वो पक जाते हैं। उसमें मैक्सिमम हम 4 तरह के डिब्बे में भोजन रख सकते हैं और वो सारा एक साथ पकता है। इसके अलावा मूंगफली भुनने और अनाज के दाने भुनने में भी सौर कुकर का उपयोग किया जाता है। हमें यहाँ पर सौर कुकर का नामांकित चित्र बनाना भी सीखना है। ये देखिए यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। ये एक मिरर है जो कि सूर्य की धूप को फोकसित करके सीधे उसके अंदर प्रवेश कराता है और ये इसमें 4 डिब्बे रखे हैं सोलर कुकर में, जिसके अंदर हम भोज्य पदार्थ को रखकर बंद करके रख देते हैं और अंदर से ये पूरा काले रंग का है। सोलर कुकर के क्या क्या लाभ हैं? अगर सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसके हमें क्या क्या लाभ हैं? तो एक साथ कई खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं, इससे ईंधन की बचत होती है, खाना स्वादिष्ट बनता है, बर्तन भी काले नहीं होते हैं, धुआं नहीं होता है और किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है। अब सौर सेल पर आते हैं। सौर सेल क्या है? सौर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल किसे कहते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है और यह लगभग 0.7 विद्युत उत्पन्न कर सकती है। 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों का संयोजन करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है।
समुद्र से ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में एक होता है समुद्र से ऊर्जा। अब समुद्र से कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो हम सभी ने सुना है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और ज्वार के समय में पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, और भाटे के समय में पानी का स्तर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उससे हमें कैसे ऊर्जा मिल सकती है? तो उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वहां पर भी टरबाइनों वाली व्यवस्था को लगाया जाता है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल के स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। इसी परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, और विद्युत उत्पन्न होती है, और उस विद्युत का उपयोग हम ज्वारीय ऊर्जा के रूप में करते हैं। फिर दूसरी तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं। और महासागरीय तापीय ऊर्जा, थर्ड, महासागरों की सतह का जल भी सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है, तब सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरित होकर संयंत्र जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो सागर में स्थापित किया जाता है, उसके संयंत्र को, इसे OTEC कहते हैं, और इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परंतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये बहुत कम ऐसे क्षेत्र है जहां पर इस टाइप की ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो भूमि की निचली सतहों में गर्म पानी की भाप के कारण उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है, और उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। अब ये जो भूतापीय ऊर्जा है, पृथ्वी की सतह के नीचे कहीं न कहीं कहीं ज्वालामुखी होते हैं, जिसके संपर्क में पानी की कोई धारा आती है। ये पानी के क्षेत्र जो होते हैं, जो सतह के नीचे होते हैं, वो उस ज्वालामुखी के समीप ही होते हैं, जिसके कारण वो पानी गर्म हो जाता है। लेकिन वो गर्म पानी सतह के ऊपर नहीं आ पाता है, फलस्वरूप अंदर उसमें भाप बनने लगती है। और उस भाप, अगर पता चले कि इस क्षेत्र में गर्म पानी की भाप है या गैसर के रूप में वो पानी निकल रहा है, गर्म पानी या भाप निकल रही है, तो उस जगह पर टरबाइन, विद्युत जनित्र ये सब लगाए जा सकते हैं। विद्युत जनित्र के टरबाइन लगाए जा सकते हैं, जिसके कारण भाप की शक्ति से वो टरबाइन घूमते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये भी बहुत कम जगह पर ही लगाई जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र बहुत कम होते हैं, या होते भी हैं तो उसमें लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आखिरी है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है, और विद्युत उत्पादन के लिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करके और विद्युत प्राप्त की जाती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और वो हमें इतना प्रकाश और ऊर्जा देता है, और नाभिकीय विखंडन, जितने भी बॉम्ब विस्फोट होते हैं, बॉम्ब बनाए जाते हैं, वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होते हैं। तो इसकी ऊर्जा को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो ये हमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में मदद मिल सकती है। ये तो अभी हमने जो भी पढ़े वो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में पढ़ा हमने, परंतु वास्तव में ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोतों को, पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बार बार बनाए भी जा सकते हैं और कभी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि, इनको बनाया जा सकता है। इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते, किसी भी तरह से प्रकृति को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका निरंतर उपयोग करते रहने से वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे और जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा आदि।